रणवीर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और ये याद रखना, अगर आप dq बाई dt निकालोगे, क्या निकालोगे? दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। क्या होगा ये? और अगर आप टोटल चार्ज जो क्रॉस सेक्शन में से निकला है अपॉन टाइम करोगे तो आपको एवरेज करंट मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिट इसकी सबको मालूम है, डायमेंशन इसको सबको मालूम है, इसकी डायरेक्शन, हाँ अच्छा दूसरा, इसकी डायरेक्शन कौन सी लेनी है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कन्वेंशनल करंट, बाय कन्वेंशन जो हम चलते हैं। रियलिटी में बाद में पता लगा था कि फ्लो क्या करते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में कौन चार्ज को लेके जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन लेके जाते हैं? आयंस। और लिक्विड्स में मतलब तभी वो आपसे कहते होते हैं कि जो आरओ का पानी है वो कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसमें कोई आयंस नहीं बचते। क्या बात क्लियर है? जैसे उसका वो होता है, भाप आप लेते हो तो उसमें आरओ का पानी डालो फिर वो चलता नहीं है। कभी हुआ ऐसे आपके साथ? नहीं हुआ, क्योंकि भाप ही नहीं ली। सो अगर है, हाँ मतलब भाप जब लो, अगर कभी कभी लेनी चाहिए। सो कहाँ थे हम लोग? भाप से पहले। हाँ, अगर गैसेस जो कंडक्ट करेंगी ना, वो कंडक्ट करेंगी जब गैसेस में से करंट पास करता है और वो आयनाइज हो जाती है, फिर वो कंडक्ट करती है। सो जितना भी चार्ज तुम्हारा फ्लो करेगा अपॉन टाइम, दैट इज एवरेज करंट। और अगर dq बाई dt निकालोगे दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे आपके सामने q की वैल्यू दे रखी है, यानी qt फंक्शन दे रखा है, यानी चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। इसको आप डिफरेंशिएट करो dq बाई dt तो आपको मिलेगा IT रिलेशन, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट का रिलेशन। इसमें टाइम की जो वैल्यू डालोगे उस समय का करंट आ जाएगा। क्या आपको क्लियर है? और अगर कभी आपको ऐसे बोला हो कि इस एरिया में से n इलेक्ट्रॉन गए इन टाइम t, सो कितना चार्ज पास कर गया? ne अपॉन टाइम t, दैट इज करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स राइट गए हैं, सो करंट की डायरेक्शन आप लेफ्ट बताओगे। क्या बात क्लियर है? इसमें एक और चीज होती है, अगर एक डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज गया है और ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज गया, सो टोटल चार्ज जो फ्लो किया दोनों को प्लस करना है। क्या करना है यार? जेड़ा नेगेटिव इधर नु फ्लो किया ना उसको इधर को मानना है, और पॉजिटिव भी इधर गया तो टोटल चार्ज फ्लो ना आपने प्लस करना है। क्या बात क्लियर है? सो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसमें छोटे छोटे हमने न्यूमेरिकल करे होते हैं, 2-3 दिन इस पे इतने पे ही मत्था मारा होता है। क्या आपको क्लियर है? अच्छा, जैसे इधर बताओ फिर, तरवीर इधर 2 कूलम चार्ज गया और इधर को -3 कूलम चार्ज गया, सो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया? लेफ्ट साइड पे 1 गया। अरे -3 राइट को है ना, आपने पॉजिटिव मानना है तो लेफ्ट को 3 मान लो, राइट को 2, टोटल 5 थोड़ी हुआ यार, 1 हुआ। क्या हुआ? क्या तुम्हें क्लियर है? भाई चल रहा है, चलो बाद में देखता हूँ उसको। नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? अब आपको कंडक्टर्स के अंदर मालूम है कि कंडक्टर्स के अंदर फ्लो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो सीधे सीधे थोड़ी फ्लो करते हैं, टेढ़े मेढ़े फ्लो करते हैं। यहाँ तो ये जो एटम्स दिखा रखे हैं ये तो अपनी तरफ से बहुत दूर दूर दिखा रखे हैं, रियलिटी में तो टाइटली पैक्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जाता है, उसकी कोलिजन हो जाती है, वो हर डायरेक्शन में उसके बाद मूव करते हैं। क्या बात क्लियर है? तो अब ऐसे तो वो उसकी थर्मल स्पीड होती है, क्या होती है? जो काफी तेज होती है, तो वो टक्कर ही मारते रहते हैं एटम्स के साथ। नेट जो उनकी डिस्प्लेसमेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने, पहली बात अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी तो एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे, इधर उधर, तो उसकी एवरेज स्पीड 0 आ जाती है। क्या आ जाती है एवरेज स्पीड? अगर आप n इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर रहे हो या एक इलेक्ट्रॉन की m कोलिजन्स के बाद कंसीडर कर रहे हो, तो एवरेज स्पीड उसकी वहीं की वहीं होती है, बिकॉज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। बट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो रियलिटी में जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड थर्मल स्पीड, वो अभी भी बहुत ज्यादा होती है। क्या बात क्लियर है? लेकिन इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा, सपोज खूब चक्कर काट कूट के थोड़ा सा राइट को शिफ्ट हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, अपोजिट टू फील्ड। जैसे इस केस में फील्ड लेफ्ट लगी है तो पता चला यहाँ पे शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, जब वहां थोड़ा सा शिफ्ट होगा, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको? मतलब वो मूव तो बहुत तेज करेगा, दैट इज थर्मल स्पीड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट जो थोड़ा सा किसी समय में शिफ्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आप क्या करोगे? आपने फील्ड लगाई, सो सभी इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एक्सेलरेशन मिली, तो सबको v इक्वल टू u+at के साथ उनकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लो। वो जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी एवरेज निकालो, मार्कर में वो तो नहीं है लैग। सो क्या आ जाएगा? u1 + u2 से लेके un/n आ जाएगा। ये तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी,
ए सबका कॉमन आ जाएगा, टाउ 1 टाउ 2 से लेके टाउ n इसकी एवरेज आ जाएगी। टाउ 1 से लेके टाउ n क्या था, किसी दो कोलिजन्स के बीच का समय, तो उसकी एवरेज निकाल लोगे तो उसको बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है v इक्वल टू u प्लस at, u को 0 डालना है, टेक्निकली ये a इंटू टाउ होता है। क्या होता है? व्हाट इज a? a इज एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स बाय मास। क्या होगी? ऑब्वियसली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालना चाह रहे हो तो पोटेंशियल बाय लेंथ डाल सकते हो। क्या आपको क्लियर है? आना बोल लो। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे थोड़ा सा मूव करते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल, एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, इन अ मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट रियलिटी में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं कि खूब तेज करते हैं? खूब तेज। उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वो 10 की पावर 5 का आएगा या 10 की पावर -3 का आएगा, इतना फर्क होता है, 10 की पावर 8 का डिफरेंस होता है। अब उसके बाद किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव करते हैं, तेज तेज मूव करते हैं, किसी में स्लो मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कौन कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर मूव करने देता है, उतना अच्छा कंडक्टर होता है। तो वो आप अकेली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नहीं बता सकते, बिकॉज हो सकता है आपने फील्ड ज्यादा लगा दी हो तो घटिया कंडक्टर भी के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आ रही हो। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? ये ई से डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला बन जाता है मोबिलिटी का। सो इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट कैरेक्टराइजेस हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू अ मेटल और सेमीकंडक्टर व्हेन पुल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको क्लियर है? हाँ ना बोल लो, समझ लग रहा है? तो इसको बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? एक मिनट दो यार, कहां थे हम? नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है वीना। ठीक है, सो आपने कैसे करना है प्लीज ध्यान से देखें। सपोज ये एक आपका क्रॉस सेक्शन है। क्या है? इसमें टाइम टी में इलेक्ट्रॉन्स यहां पास कर गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डी डिस्टेंस में जो ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज ये टाइम टी में पास कर गए। कितने पास कर गए? टी। और वो ऑन एवरेज वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किससे मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगा? डी बाई टी। क्या आ जाएगा? मतलब डी टेक्निकली कितना आ जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या आ जाएगा? अरे यही होगा ना। सपोज टी टाइम में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से पास कर गए और वो यहाँ डी डिस्टेंस तक प्रेजेंट है, इतने वाले। सपोज ये टी टाइम में सारे इलेक्ट्रॉन्स पास करे। ठीक है, सो इसका मतलब जो टी होगा वो डी बाई ड्रिफ्ट स्पीड होगा, बिकॉज ऑन एवरेज हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किससे मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, अब इतने वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा? इस वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू डी। क्या होगा? एरिया इंटू डी। ठीक है, अगर मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? एन इज नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो अगर एन को मैं एडी से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास कर रहे हैं वो आ जाएंगे। अगर मैं ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना चार्ज इसमें से पास किया वो आ जाएगा। सो करंट इज क्यू बाई टी, वैल्यूज डाल देना, आपको रिलेशन मिल जाएगा वीना। क्या बात क्लियर है? और अगर आप ध्यान से देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां भी कंडक्टर का एरिया कम हो जाएगा वहां पे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एंड ये रिलेशन है बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। क्या आपको क्लियर है? सो करंट होगा वीना। क्या होगा? अब आप इसमें वीडी की वैल्यू डाल दें। अभी तो करा था वीडी, वी होता है वी इक्वल टू यू प्लस एटी। वीडी की वैल्यू याद रखनी है, यू प्लस एटी से रखनी है, यू 0 होता है। सो ये वीडी की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह। क्या आपको क्लियर है? तो की आ जाऊंगा, हाँ वो बाद में आएगा। एन ई ए ये रहा, और वीडी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? ए एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देंगे वी बाय एल। क्या लिख देंगे? वी बाय एल। सो करंट और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, ये सब बचा कुछ है। क्या बात क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वी कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो करंट के साथ, ये आ जाएगा। सो क्या आपको पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट दिख रहा है? यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हमने नाम रेजिस्टेंस रखा। इट इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ। क्या बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई? ml अपॉन a n e स्क्वायर टाउ। क्या क्लियर है? और
अरे हाँ ना बोलो। और रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? फ्रीक्वेंट कोलिजन। क्या है? अरे जो बार बार कोलिजन होती है वही रेजिस्टेंस का कॉज है। अब बात को समझो, अगर जिंदगी में वी आई ग्राफ दे दे, क्या दे दे, तो आपको अगर वो रेजिस्टेंस बोले तो रेजिस्टेंस वी ओवर आई होता है। अगर कभी भी उसने वी आई ग्राफ दिया तो उसका टैन थीटा निकाल लेना, वो उसका रेजिस्टेंस होता है। लेकिन थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से निकलता है, सो वी ओवर आई यानी आई के साथ निकालना। यानी इसका टैन थीटा 2 रेजिस्टेंस होगा, R1 का टैन थीटा 1 रेजिस्टेंस होगा। R1 आपको R2 से बड़ा दिख रहा है बिकॉज उसका थीटा बड़ा है, बट वो पेपर में कई बार आई वी ग्राफ दे चुका है। सो नीचे में थीटा निकालना, आई के साथ निकालना। सो थीटा 2 बड़ा है तो R2 इस केस में बड़ा होगा। क्या आपको बात क्लियर है? क्या आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन क्लियर है? उससे कैसे वीना बनेगा, वीना से कैसे ओम्स लॉ बनेगा, ओम्स लॉ से क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू। आपको याद भी होनी चाहिए, एम एल अपॉन अन्नी स्क्वायर टाउ। क्या क्लियर है? हाँ ना बोलो। आगे बढ़ सकता हूं मैं? नहीं बढ़ सकता? ठीक है। सो नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। क्या होगा? ये हमने थ्योरी में बाद में करा था, बट अभी हम पहले खत्म करते हैं। सो रेजिस्टेंस है एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। जब भी आप रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का निकालोगे वो एल और ए पे डिपेंड कर रहा है, यानी वो किस चीज पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे। किस पे डिपेंड करता है? अब लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। वो कहीं ना कहीं एन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है? एन मींस नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एंड वो टेम्परेचर पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, बिकॉज जब भी आप टेम्परेचर चेंज करते हो टाउ और एन चेंज हो जाते हैं, नंबर डेंसिटी भी चेंज हो जाती है, टाउ कोलिजन्स का टाइम भी चेंज हो जाता है। जब आप कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी नंबर डेंसिटी भी बढ़ती है और उसकी जल्दी जल्दी कोलिजन्स होने से टाउ कम हो जाता है। लेकिन एक और चीज पे डिपेंड करता है जो ज्यादा बुक्स में भी मेंशन नहीं होती, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। वो थोड़ी देर में आपको समझ लग जाएगा। क्या बात क्लियर है? मतलब आप किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराओगे उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, यानी लेंथ और एरिया को 1 डाल दो तो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। उसको क्या बोलते हैं? सोना नहीं है। तो अगर एल और ए दोनों को 1 डाल दे तो वो रेजिस्टेंस नहीं रहता, वो रेजिस्टिविटी बन जाती है, दैट इज एम एल नहीं आएगा अपॉन नी स्क्वायर टाउ। क्या बात क्लियर है? सो देयरफॉर रेजिस्टेंस इज रो एल बाय, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ठीक है। सो रेजिस्टिविटी हो गई 1 लेंथ 1 मीटर लेंथ ते 1 एरिया मीटर स्क्वायर यूनिट, लेंथ 1 एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। हाँ, या जैसे तक ऐसा रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। मैंने सही वाइवा में बोली कुछ सही से तो ये था तो यही। तो इधर देखो, सो रेजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन एन, दैट इज देन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। एन और टाउ किसके साथ चेंज होता है? टेम्परेचर। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के साथ चीजें कैसे वेरी करती हैं, प्लीज ध्यान से देखें। सपोज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है क्यूब में, क्यूबॉइड में। सो उस क्यूबॉइड की लेंथ हो जाएगी एल और एरिया ये हो जाएगा सामने वाला जहां वो हिट कर रहा है करंट। क्या बात समझे? सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? एच इंटू बी। क्या हो जाएगा? और एल हो जाएगी लेंथ, सो रो एल बाय ए, बी हो ए हो जाएगा बी एच। क्या बात क्लियर है? अगर वो ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है सो लेंथ हो जाएगी एच और एरिया हो जाएगा ये वाला, दैट इज एल इंटू बी। क्या क्लियर है? ब्लैक को हाँ ना तो बोल लो। और अगर वो इधर से इधर फ्लो कर रहा है सो लेंथ हो जाएगी एल और एरिया ये सामने का हो जाएगा, ये एनुलर डिस्क बन रही है जिसका अंदर का रेडियस ए है और बाहर का डिस्क बी है। सो एनुलर डिस्क बनेगी पाए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आपको क्लियर है? तो डायरेक्शन किस में फ्लो करता है वो भी मैटर करती है। अगर इस वाले में अंदर से बाहर फ्लो कर दिया जाए तो पूरा इंटीग्रेट करना पड़ता है। बात है समझे? सो सारा कुछ चेंज हो जाता है। सो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट होता है सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स के लिए। जब भी आप, अब टेम्परेचर पे कैसे वेरिएशन होती है, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या करोगे तो एन और एन जो है वो बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस में एन न्यूमरेटर में आता है कि डिनोमिनेटर में आता है? डिनोमिनेटर। सो एन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा हो जाते हैं, सो एन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे टाउ कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? अब ये किस पे डिपेंड करेगा? एक फैक्टर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है घटाता है,
सो मेटल के लिए एन बहुत होता है मेटल्स के पास, उसके लिए टाउ का फैक्टर काम करता है। सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल्स का टाउ कम हो जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कहेंगे हमारे पास तो एन ही नहीं थे, चलो हमारे पास एन बढ़ गया, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। सो सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड फॉर मेटल इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब मेटल्स या सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टेंस की चेंज आती है, क्या आती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। भाई कितना इनिशियल रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, एंड कितना चेंज इन टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है अल्फा, व्हिच इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनिशियल प्लस चेंज, उसका ये फॉर्मूला बन जाता है, आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या बात क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखें अल्फा की यूनिट डी आर कट जाएगा, डी टी दूसरी तरफ चला जाएगा। सो यूनिट होती है सेल्सियस पावर -1 या केल्विन पावर -1, एंड अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर, बिकॉज उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर्स और उनका घटता है। क्या तुम्हें समझ लगा? हाँ ना बोल लो, ऑनलाइन जनता हो साथ में। नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी। क्या होगा भाई? डेंसिटी मतलब किसी चीज से डिवाइड करेंगे पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम। सो करंट डेंसिटी इज amount of current flowing through unit area, but that is perpendicular to that should be perpendicular to flow of current। क्या बात क्लियर है? So current density J एक वेक्टर क्वांटिटी है at a point in a conductor is defined as amount of current flowing per unit area of conductor around that point या around a point provided area is held in direction normal to current। एरिया कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? नॉर्मल। अगर वो नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है, सपोज एरिया ऐसे है, करंट इधर है और ये एरिया का वेक्टर है। क्या बात क्लियर है? एन कैप, सॉरी। सो करंट और एन कैप में एंगल आ रहा है थीटा। क्या आ रहा है? थीटा। सो ये ऊपर वाला एंगल भी थीटा ही होता है। इफ दिस इज एरिया, सो एरिया की प्रोजेक्शन आ जाएगी ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगी? क्या तुम्हें क्लियर है? चलो ए लिख दीजिए। सो ये आ जाएगी ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगी? ए कॉस थीटा। सो करंट डेंसिटी में आप एरिया वो नहीं डालोगे जो टेढ़ा मेढ़ा सा है, आप कौन सा डालोगे? परपेंडिकुलर। सो करंट डेंसिटी इज आई अपॉन ए कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आई आ जाएगा जे ए कॉस थीटा। सो एरिया और करंट डेंसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। करंट इज जे डॉट ए। क्या होगा? क्या तुम्हें कुछ समझ लग रहा है कि तुम सो रहे हो? नहीं लग रहा है? नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? सबसे पहले देखो करंट क्या होता है? वीना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? म्यू ई। मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं डाल दूंगा म्यू ई। यहां तक क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड को डाल दो वी बाय एल। क्या डाल दो? तो V बाय आई की वैल्यू निकाल लो। V बाय आई क्या आ जाएगा? L अपॉन एन ई म्यू ए। V बाय आई होता है R। क्या होता है? अरे ये R ही है। R को लिख दो रो L बाय ए। क्या लिख दो? L और L कट जाएगा, A और A कट जाएगा, आपको रो की वैल्यू मिल जाएगी। ये रो की वैल्यू निकल आएगी। क्या तुम्हें क्लियर है? ठीक है। अब तुम यहां पे डिवाइड करो। करंट डेंसिटी बनानी थी, एरिया लेफ्ट साइड ले आओ। सो करंट अपॉन एरिया ये चीज है, एंड व्हाट इज करंट अपॉन एरिया? करंट डेंसिटी। क्या होगी? और ध्यान से देखो ये किसके बराबर है? ये 1 बाय रो हो जाएगी। एन ई म्यू जो हो जाएगा 1 बाय रो हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो करंट डेंसिटी होती है ई बाय रो, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी और 1 बाय रो को बोलते हैं कंडक्टिविटी। सो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये रिलेशन है बिटवीन रेजिस्टिविटी कह लो, कंडक्टिविटी कह लो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं? उसके बाद कुछ ऐसी चीजें देखो, अब एक शॉर्ट में चीज समझना, ठीक है? ये आता है, इस बोर्ड में आपको मिलेगा। पहली चीज, V इक्वल टू आई आर हमेशा ट्रू होता है। V इक्वल टू आई आर हमेशा ट्रू होगा, लेकिन V इक्वल टू आई आर में R कांस्टेंट हमेशा नहीं होता। R इज ओनली कांस्टेंट फॉर मेटल्स। मेरी बात समझ पा रहे हो? V इक्वल टू आई आर क्या होगा? हमेशा ट्रू, बट उसमें R हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। वो ओम्स लॉ ने कहा है कि जो R है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो वहां पे ओम्स लॉ को कई चीजें फॉलो नहीं करती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो V इक्वल टू आई आर फॉलो नहीं करती।
V इक्वल टू आई आर तो हमेशा ट्रू होगा। इसका मतलब R कई बार कांस्टेंट नहीं होता कुछ चीजों का। जिस जमाने में ओम्स लॉ बताया गया था तब ऐसी बात नहीं थी, कंडक्टर्स के लिए वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही आता था। क्या बात क्लियर है? ठीक है। दोज डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। क्या बोलते हैं हम उसको? वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि वो इक्वल टू आईआर ओबे नहीं करते, वो ओबे होता है, यानी उनका रेजिस्टेंस डायनेमिक होता है, यानी वो हर वक्त चेंज होता है। ठीक है। एग्जांपल वैक्यूम ट्यूब्स, सेमीकंडक्टर, डायोड्स या इलेक्ट्रोलाइट, डायोड दो बार बोला गया एंड मतलब लिखा गया, बोल के लिखा होगा ना, सो ट्रांजिस्टर एटसेट्रा। क्या बात क्लियर है? So relation V equal to IR या V upon I is equal to R is valid for both ohmic and non-ohmic devices, but R is not constant for non-ohmic devices. क्या आपको बात क्लियर है? आना बोलो। So आपको 3-4 ग्राफ याद रखने, पूछते भी हैं, कई बार जेई में पूछ सके ग्राफ किसका है। So V equal to IR कांस्टेंट होना चाहिए। वैक्यूम ट्यूब्स के लिए थोड़ी देर बाद जाके नॉन लीनियर होता है। जो तुम्हारी डायोड होती है उसके लिए तुम ये कर चुके हो, ऐसा होता है, इधर ऐसा होता है, थोड़ा सा गलत बना हुआ। क्या बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो। रिवर्स बायस ऐसा होगा ना? क्या तुम्हें क्लियर है? जो बढ़िया बना दो और ठीक कर दे। ठीक है, वैसे इसने यहाँ पे तोड़ दिया, गलत तो नहीं है, जल्दी ब्रेक कर दिया और ठीक बनाया, या मिली बनाया या माइक्रो बनाया। क्या क्लियर है तुम्हें? अरे कुछ नहीं, ठीक है, चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। सो ये जो सेकंड ग्राफ है दैट इज फॉर डायोड एंड जो तीसरा है दैट इज फॉर एलईडी। और किसके लिए है? एलईडी के लिए क्या होता है? पोटेंशियल बढ़ाओ, करंट बढ़ता है, और एक लिमिट के बाद पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट कम होने लग जाता है। क्या बात क्लियर है? क्या तुम्हें क्लियर है? ये होते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। क्या होते हैं? रेजिस्टेंस एंड इन सीरीज एंड पैरेलल इस साल नहीं है, तो मैं करा दूं? सुन लो, कराने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है। क्यों सुनना यार? फिर रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस तो लगी मजे ले जा रहा अपने बैठा मलैको, तुझे तो आता होगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता हूं, 2 मिनट प्लीज ध्यान से सुने। अब एक चीज होती है ईएमएफ ऑफ सेल, एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। प्लीज ध्यान से देखें। जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स नहीं होती, वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सेल अपने अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल में रखता है, जो वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। दूसरी इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल। क्या होगा? या आप ये कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट में आप किसी सेल को लगाते हो, सो जो उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। क्या आता है वो? क्या आपको क्लियर है? लेकिन जैसे ही आप उस सेल को एक सर्किट में लगाओगे तो सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो होता ही है, साथ में सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जिसकी वजह से वो जो सेल बाहर वाले को पोटेंशियल देता है वो ई नहीं दे पाता, उससे कुछ कम देता है, दैट इज कॉल्ड वी, जिसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? अब याद रखना सिंपल, जब सेल में से करंट बाहर जाता है उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? सो ये जो V होता है ना, दैट इज ई आई आर, रेजिस्टेंस तो खुद ही खा गया ना सेल, सो E माइनस आई आर। सो V किसके बराबर होगा? E माइनस आई आर, क्योंकि बाहर वाले को V पोटेंशियल मिलेगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कितना पोटेंशियल मिलेगा? V, तो वो सेल देगा, सेल के पास था तो E, लेकिन I इंटू आर तो खुद ही खा गया ना, इतना तो खुद ही खा गया, सो नेट कितना रह गया? E माइनस आई आर। और वो V को आप I इंटू कैपिटल R भी लिख सकते हो, वेयर R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या आपको क्लियर है? सो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल V होता है E माइनस आई आर एंड V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। लेकिन अगर सेल की चार्जिंग हो रही हो तो सेल के अंदर करंट घुसता है, जब करंट सेल के अंदर जाता है तो उसके बाहर पोटेंशियल ज्यादा होता है, दैट इज E प्लस आई आर। क्या आपको क्लियर है? हाँ ना बोले? कोई डाउट तो नहीं इसमें? इसमें बहुत डिटेल में बात हो चुकी होती पहले, तो आपको याद रखना है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग V होता है E माइनस आई आर, ड्यूरिंग चार्जिंग इट इज V प्लस आई आर। सो एक बहुत मिसकंसेप्शन बच्चों में आ जाती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। जरूरी नहीं है, ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर देन ईएमएफ, नहीं तो सेल चार्ज क्यों होगा? क्या बात क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आपसे बार बार पूछा जाएगा, दैट इज बिटवीन ईएमएफ
एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, किसके बीच में होता है? ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो आपने यहां से आई की वैल्यू निकालो, क्या वो V अपॉन आर आ जाएगी? वो पहली इक्वेशन में डाल दो। सो वहां से V की वैल्यू निकाल लो, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग के लिए करना है ये। सो सेकंड इक्वेशन में से आई निकाल के पहले में डाल देना, तो V की वैल्यू निकल आएगी। सो अगर मैं इसमें कैपिटल आर को इन्फिनिटी डाल दूं, क्या डाल दूं? तो ये जीरो हो जाता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाता है। सो वो ईएमएफ को अप्रोच कर जाता है। और अगर मैं कैपिटल आर को जीरो डाल दूं, फिर तो V अपने आप ही जीरो हो जाएगा, वो तो हमें पता ही है। तो इसका ऐसा ग्राफ बनता है। क्या आपको क्लियर है? हाँ ना बोल लो। सो जो सेल होता है वो आपको ईएमएफ ई कब देगा? जब वो ओपन सर्किट में है। क्लोज सर्किट में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सो जब उसमें से आप करंट निकालोगे तो आपको वी नहीं दे, ई नहीं दे पाएगा, ई माइनस आई आर देगा, विच इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड वी इक्वल टू आई इनटू कैपिटल आर भी आप लिख सकते हो, वेयर आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या आपको क्लियर है? उसके बाद सेल्स को आप दो प्रकार से लगा सकते हो, या तो आप सीरीज में लगा सकते हो या पैरेलल में लगा सकते हो। तो जब आप सेल्स को सीरीज में लगाते हो सो उनका नेट ईएमएफ किसके बराबर होता है? जैसे मैंने यहाँ दो सेल्स लगाए हैं, E1 प्लस E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2। अगर इसमें से एक सेल उल्टा लग गया, अगर एक सेल कैसे लग गया? उल्टा। देखो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हरा होगा ना स्क्रीन, जूम की तरफ से होगा, घबरा नहीं, क्योंकि इधर भी हुआ था। पहले मिला टीवी मारता है ब्लिंक सा ग्रीन। इधर देखो, ये दोनों सेल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं। अब अरे सपोर्ट कर रहे हैं, इधर से करंट निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, सेम डायरेक्शन में निकल रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट। तो नेट ईएमएफ होगा E1 प्लस E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। सपोज एक का मुंह राइट की तरफ है, एक का मुंह लेफ्ट की तरफ है, फिर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज। जिसका मुंह बड़ा, जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा उसकी तरफ एक नेट सेल लगा देना, फिर उसका ईएमएफ E1 प्लस E2 नहीं रखना, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 करना, बड़ा माइनस छोटा। क्या बात क्लियर है? बट इंटरनल रेजिस्टेंस मत माइनस कर देना, वो हमेशा प्लस होगा। एंड सेम फॉर n सेल्स, ईएमएफ ऑफ सेल विल बी E1 से En का सम, इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अगर n के n सेल आइडेंटिकल है तो नेट ईएमएफ विल बी Ne और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी Nr। क्या बात क्लियर है? अगर n सेल आइडेंटिकल में एक उल्टा लगा, क्या लगा? तो n माइनस वन इंटू ई मत करना नेट ईएमएफ, n माइनस टू इंटू ई होगा। क्यों? क्योंकि सीधे तो n माइनस वन लगे और एक उल्टा लग गया, तो टेक्निकली n माइनस टू इंटू ई होता है। यानी एक सेल उल्टा लगा के आप दो सेल को खत्म कर देते हो, क्योंकि वो कहां जीरो प्लस वन बनना था, आपने माइनस वन बना दिया। क्या बात क्लियर है? इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे मर्जी हमेशा प्लस ही होगा। एंड आप सेल्स को सीरीज में कब लगाते हो? फॉर मैक्सिमम पावर, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बात क्लियर है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है और आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, तो आप सेल्स को किसमें लगाओगे? सीरीज में। क्योंकि सीरीज में ईएमएफ तो बढ़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पहले ही बहुत बड़ा है तो आपको सेल्स में सीरीज में लगा के फायदा होता है, क्योंकि एक्सटर्नल तो पहले ही बहुत बड़ा है, रेजिस्टेंस बढ़ने का कोई लफड़ा नहीं है, ईएमएफ बढ़ा के आपको करंट मिल जाता है, करंट ज्यादा मिल जाता है। क्या बात क्लियर है? हाँ ना बोलो। सेल्स इन सीरीज कल करा दूं, पैरेलल वाला, है ना? बोल बोल के मुझे थक गया, कल इसकी थ्योरी में खत्म कर दूंगा। भाई जिसको करंट के नोट्स चाहिए मेरे को बता देना, रिमोट पकड़ा गॉटेड कर दे नीचे कर कितने नोट्स शॉर्ट नोट्स में छोटे ही है। कल सेल्स इन सीरीज करा था, याद है? अगला सेल्स इन पैरेलल, क्या होगा? सेल्स इन पैरेलल। तो अगर सेल्स पैरेलल में हो तो क्या होता है, प्लीज ध्यान से देखें। एक सेल है E1 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, एक सेल है E2 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। दोनों का मुंह एक ही तरफ को कनेक्टेड है। किधर को कनेक्टेड है? एक ही तरफ। तो जो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकलेगा वो बताएंगे, और जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो क्या होगा। सो जो पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, वही यहाँ पे होगा। मतलब जो रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं और जो सेल्स इन पैरेलल होते हैं उनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सेम होता है। एंड E equivalent by R equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2। क्या क्लियर है? अगर दोनों एक ही तरफ है
तो ये ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे। अगर उल्टे पुल्टे हैं तो चेक करते हैं। देखो क्या आपको दो बैटरीज दिख रही हैं, 5 वोल्ट 4 वोल्ट, दोनों का मुंह लेफ्ट को है, कोई चक्कर नहीं है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम, इसका 3 ओम। तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, दोनों को प्लस मानना है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। क्या क्लियर है? इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सीधा नहीं होता, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। हाँ, पहला आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पा दो, तो सारे की वैल्यू पा दो, इक्विवेलेंट आ जाए। क्या क्लियर है? और जो एक बैटरी राइट को है, एक लेफ्ट को है, किसी एक को प्लस मान लेना। जैसे मैंने राइट वाली को प्लस माना है, किसको प्लस माना है? सो मैं जब आर इक्विवेलेंट तो सेम ही निकलना है, उसमें तो यही फॉर्मूला लगना है। आप इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मैंने राइट वाली को पॉजिटिव माना है तो 5 अपॉन 6, और ये 4 वाली उल्टी लगी है, सो -4/3 हो जाए। क्या बात क्लियर है? अब ओवरऑल, अरे यार ये 5 को प्लस डाल दे 4/3 क्या है बेटा, E2 जो है वो -4 है ना, लेफ्ट लगी हुई है बैटरी, तो उसको -4 मानोगे क्योंकि ये राइट लगी थी, मैंने उसको प्लस माना। अब ओवरऑल आंसर नेगेटिव आया, तो ओवरऑल जो बैटरी है उसका मुंह राइट की तरफ करोगे कि लेफ्ट की तरफ करोगे? लेफ्ट की तरफ। क्या आपको क्लियर है? अगर n सेल्स हो तो वही फॉर्मूला n में लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर n आइडेंटिकल सेल्स हो तो R इक्विवेलेंट तो R/n हो जाएगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेम रहेगा। सीरीज में n आइडेंटिकल सेल्स का जो ईएमएफ है वो n टाइम्स होता है, लेकिन पैरेलल में सेम रहता है। क्या बात क्लियर है? और अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, क्या चाहिए? मैक्सिमम पावर। पैरेलल में आप तभी बैटरीज को लगाओगे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? बहुत छोटा। उससे क्या होगा कि आप ईएमएफ तो बढ़ाना नहीं चाहते, आप सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कम कर दो। क्या क्लियर है? हाँ ना बोलो। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या होता है? मिक्स्ड ग्रुपिंग में आपने mn सेल्स लगाए, n सेल एक रोज में, n सेल दूसरी रोज में, n सेल तीसरी में, n चौथी में, और उनकी m रोज बना दी, और यहाँ पे हम आइडेंटिकली यूज कर रहे हैं। सो n सेल जब एक रो में लगेंगे तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? Ne। क्या हो जाएगा? फिर Ne सारे पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में बैटरी का ईएमएफ चेंज नहीं होगा, तो इक्विवेलेंट Ne ही रहेगा। क्या क्लियर है? भाई तक कीता पैरेलल इक्विवेलेंट सेम रहता, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सीरीज में NR हो जाएगा, और M रोज है तो क्या हो जाएगा? NR/M। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, सो करंट विल बी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्या आपको क्लियर है? आना बोलो। और इसमें मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है? मैक्सिमम पावर आपको तभी मिलेगी जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होंगे? बराबर। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? अगर आपने 4 इस तरह से रेजिस्टेंस लगाए और ये वाले रेशो में हुए, P/R इज इक्वल टू Q/S, ऐसे रेशो में हुए या ऐसे रेशो में हुए, मतलब सेम ही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। सो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता, आप इसको हटा सकते हो। क्या बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो। सो अगर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो तो बीच वाला रेजिस्टर हटा दिया करो। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज में एक चीज याद रखनी है, गैल्वेनो, ये जो जगह है गैल्वेनोमीटर की और ये जो जगह है बैटरी की, अगर इंटरचेंज कर दो, यानी यहाँ पे बैटरी लगा दो और यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहता है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये हट जाता है। क्या बात क्लियर है? अरे उल्टा केस ही हो जाता है ना। दो चीजें इसमें याद रखनी होती हैं। ऑनलाइन जनता सुन रही है? हाँ जी। नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या था? जंक्शन लॉ। एक जगह पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। क्या बात क्लियर है? एंड ऑब्वियसली इट सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो लॉ 1 है वो क्या सपोर्ट करेगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और उसने एक और दिया था
अलजेब्रिक सम ऑफ, क्या दिया था दूसरा लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल्स अराउंड द क्लोज सर्किट, जिसमें कुछ रजिस्टर और सेल्स हो। अगर आप लूप में घूम गए, किसमें घूम गए, यानी आप घूम के वहीं आ गए, तो सारे पोटेंशियल का जो चेंजेस का सम होगा वो 0 होगा। क्या बात क्लियर है? अरे तुम्हें समझ लगा? एक जंक्शन पे क्या होगा, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर होगा, और लूप में अगर घूम के आप सारे पोटेंशियल्स का सम कर दो, तो अगर आप घूम के वहीं आ गए, तो वो सारे पोटेंशियल्स का सम क्या हो जाएगा, 0। जैसे आप यहाँ पे हो, कोई सपोज बड़ी सी 10 मंजिला बिल्डिंग हो, आप 5th फ्लोर पे हो, आप ऊपर के नीचे के ऊपर के नीचे के नेट वहीं आ गए, तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज तो 0 आएगी, बिकॉज आप घूम फिर के वहीं आ चुके। एंड इट सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या क्लियर है? इसके लिए हमने सीखी थी साइन कन्वेंशन, आपको याद होगा। पोटेंशियल आपको 2 ही जगह चेंज करनी होती है, या तो बैटरी आए या रजिस्टर आए, या क्या है, बैटरी या रजिस्टर। अगर बैटरी के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाओगे तो ईएमएफ प्लस कर देना, अगर हाई से लो जाओगे तो माइनस कर देना। क्या बात क्लियर है? अगर रजिस्टर दिखे आपको, क्या दिखे, रजिस्टर, तो रजिस्टर का चेंज इन पोटेंशियल होता है आईआर। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल नेगेटिव कर देना, अगर ऑपोजिट आए हो तो प्लस कर देना। एक बहुत ही नालायक किस्म के बच्चे होते हैं, वो जब बैटरी दिखती है तो पता नहीं चेंज इन पोटेंशियल आई इंटू ई क्यों लिख देते हैं, वो पावर होती है। क्या बात क्लियर है? सो बैटरी में पोटेंशियल का चेंज क्या होगा, ई, और रजिस्टर में क्या होगा, आई आर। क्या क्लियर है? हाँ ना बोलो। जैसे यहाँ के एग्जाम्पल है, और मजे वाली बात है, आपकी मर्जी है। आपने जैसे इस सर्किट में हमने ऊपर को करंट I1 मान लिया, और सपोज इधर को करंट I1 मान लिया, और इधर को कितना माना, I2। कितना माना, I2। अच्छा, अब जंक्शन पे ध्यान देना है। इधर को कितना करंट माना, ऊपर को I1, इस वाले में कितना माना, I2। तो इधर ध्यान दो, इधर से करंट आ रहा था I2, कितना आ रहा था, I1 आगे निकल गया तो बचा कितना, I2 माइनस I1, ओरिजिनल माइनस जो चला गया वो इधर भेज देना। क्या बात क्लियर है? अरे यार, इधर से करंट आ रहा था I2, I1 ऊपर चला गया तो जो बचा मैंने इधर भेज दिया। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अगर मैं ऐसे लेता, इधर I1 और इसमें I2, तो फिर मैं इस वाली बैटरी में डाल देता I1 प्लस I2। क्या तुम्हें क्लियर है? अरे तब भी कौन सा फर्क पड़ना था? हाँ, जैसे मर्जी लिख लो, कोई लफड़ा नहीं होता, बस आपको जंक्शन लॉ फॉलो करना है। जब भी जंक्शन आए, 3 जगह आ रही हैं तो 2 कलेक्ट करके तीसरे का निकाल लो, तीसरा लेट मत कर लेना। अब देखो, इसमें क्लॉकवाइज घूमे हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज घूमे हैं, दोनों में एंटी भी घूम सकते हैं, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी भी घूम सकते हैं। सो मैं यहां से शुरू हुआ, मेरे सामने एक बैटरी आई लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, मैंने 10 से पोटेंशियल ऐड कर दिया, मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट भी उसी डायरेक्शन में था, सो -2 इंटू I1। फिर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, -1 इंटू I1। फिर मैं बैटरी के हाई टू लो जा रहा हूँ, -2। फिर मैं इधर घूम रहा हूँ, बैटरी के करंट के ऑपोजिट, करंट ऊपर जा रहा है, मैं नीचे जा रहा हूँ, सो प्लस I2 माइनस I1 इंटू 1। फिर मैं बैटरी के हाई टू लो गया हूँ, सो -6, घूम के वहीं आ गया हूँ, तो क्या हो जाएंगे सारे पोटेंशियल्स का सम 0। क्या तुम्हें क्लियर है? तरवीर पता लगा कुछ? अगर मैं नीचे वाले में लगाऊं, यहां से शुरू करते हैं, बैटरी के लो से हाई +6, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव IR, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव IR, बैटरी के लो टू हाई प्लस, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, लो टू हाई प्लस। क्या क्लियर है भाई? हाँ ना तो बोलो। ठीक है। दो इक्वेशंस बन गई, I1 I2 सॉल्व कर ले। क्या बात क्लियर है? अब अगर I1 I2 दोनों पॉजिटिव आए और I2 माइनस I1 भी पॉजिटिव आया, दैट मींस आपकी डायरेक्शन ठीक है। सपोज आपने I1 निकाला 1 एम्पियर आ गया, I2 निकाला 3 एम्पियर आ गया, यानी I1 की डायरेक्शन ठीक है, यानी I2 प्लस आ रहा है, वो भी डायरेक्शन ठीक है। ये करंट बीच में I2 माइनस I1, ये कितना आ जाएगा, -2। तो इसकी डायरेक्शन आप उल्टी ले चुके, उल्टा कर रहे हैं।
सर 2 नहीं आएगा? +2 कर दो, जो करंट है उसकी वैल्यू क्या, उधर 2 नहीं आएगा, I2 माइनस I1 अगर आपने 1 और 3 लिया है। दोबारा देखो यार, मान्या I1 है 1, सपोज I2 सॉल्व करके आ गया 3। हाँ मैंने ठीक करी है, मैंने जाग रही आज। तो उल्टा कर लेते हैं, ये 3 ये 1। मैं रोज जागती हूँ। अरे यार I2 माइनस I1 क्या आएगा, -2। क्या आ जाएगा, सपोज ऐसे आ गया तो 2 तो प्लस आए हैं, यानी वो ठीक थे, ये नेगेटिव आ गया ना, तो ये गलत है डायरेक्शन, इसको बस डायरेक्शन उल्टी कर लो, इधर को 2 दिखा देना बस। क्या बात क्लियर है यार, उतले 2 तो प्लस आ गए। हाँ बस जहां पे डायरेक्शन माइनस आ रही है उसको उल्टा कर दो बस, और कुछ दिमाग मत। क्या तुम्हें क्लियर है? और तुम्हें ओपन सर्किट में भी लगाना ना चाहिए। इधर देखो, सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, आप 3 रास्तों से जा सकते हो। वो क्या करेगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल देके बी का पूछ लेगा, तो आपको ओपन सर्किट में भी लगाना ना चाहिए। आप जहां से शुरू करोगे ओपन सर्किट में वहां का पोटेंशियल लिखो, जहां से शुरू करेंगे वहां का पोटेंशियल लिखो। जैसे हम ऊपर से जा रहा हूं मैं, तो बैटरी आई लो टू हाई +10, रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं माइनस, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं माइनस, बैटरी आई हाई टू लो माइनस इक्वल टू VB, क्योंकि मैं बी पे पहुंच गया। दिस इज किरचॉफ्स लॉ इन ओपन सर्किट। पहले जहां पे हो वहां का पोटेंशियल लिखो, फिर सारे पोटेंशियल प्लस माइनस करते हुए जहां पे पहुंच जाओगे उसको इक्वल टू में दूसरी तरफ पुट करना। क्लियर है? सुहाना, महक, धर्मवीर, नहीं सॉरी धनवीर। यस सर। इधर देखो, इस 3 पॉइंट्स का पोटेंशियल मालूम है। सपोज इधर से करंट आया, ऊपर चला गया I1, तो नीचे ऑब्वियसली I माइनस I1 जाएगा। सो मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पोटेंशियल लगाना है ओपन सर्किट में, तो यहाँ पे थे 30, करंट की डायरेक्शन में तो माइनस, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं माइनस, इक्वल टू जहां पे पहुंच गया। क्या क्लियर है? फिर से सेम 30 माइनस, करंट की डायरेक्शन में माइनस, इक्वल टू 3। 2 इक्वेशन, 2 अननोन, I और I1 सॉल्व करते हैं, ऐसे लगाते हैं किरचॉफ लॉ। और किरचॉफ लॉ में आपके पास ऑप्शन बहुत होते, बाकी वो कट रही है आवाज, माने सुहाना आवाज कट रही है? थोड़ी थोड़ी कट रही है सर। चलो फिर ठीक है। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है? वो सर कट नहीं बैठे हैं। नहीं नहीं, अलग अलग बैठे, माने तो दीवार के साथ चिपकी हुई है, पड़ोसियों के। ठंडा लग जाए कोई चक्कर नहीं है, नेट चलना चाहिए। नेट पे की लगा दी वाईफाई लगा हुआ है पर लाइट नहीं है, तो इसलिए मोबाइल डाटा चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं यार। एक होता है फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूजिंग किरचॉफ लॉ, कम आता है, रिवाइज कर लेते हैं, पंजाब बोर्ड में बिल्कुल नहीं आएगा, सुने भी मत। ठीक है सर। मैं सपोज इधर ये आपको इतना सर्किट दे रखा होगा, वो कहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? तो एक बाहर बैटरी दिखा लेना V वाली। क्लियर है? बैटरी में से करंट आया I, अब बांट देना, से ऊपर करंट चला गया I1, तो नीचे कितना जाएगा I माइनस I1। इधर को सपोज करंट आ गया I2, तो इधर से देखो पीछे से कितना करंट आ रहा था I1, नीचे चला गया I2, तो ऊपर कितना जाएगा I1 माइनस I2। अरे जो रह गया, इधर से I1 आया, इधर I2 चला गया, जो रह गया वही इधर जाएगा। ठीक है, यहां से I2 आया और यहां से आया I माइनस I1, दोनों को जोड़ दो, यहां पे करंट आ जाएगा। अरे उन दोनों को ऐड कर दो यार, अब सबको जोड़ दो, Y बन जाएगा, बात खत्म। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें किरचॉफ लॉ लगाना है, ये मैंने पहली इक्वेशन लिखी हुई है। अब दूसरे वाले में किरचॉफ लॉ लगाओगे, मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी है। आप I1 और I2 को इन टर्म्स ऑफ I निकालोगे। क्या निकालोगे? आप I1 और I2 सॉल्व करोगे इन टर्म्स ऑफ I, ये सॉल्व किया होगा। क्लियर है? फिर आप ये बड़े वाले में किरचॉफ लॉ लगाओगे, इस वाले में। इसमें जो इक्वेशन बनेगी उसमें I1 और I2 की वैल्यू डाल देना। एक इक्वेशन ऐसी बन जाएगी V इज इक्वल टू I इंटू समथिंग, तो V होता है I इंटू R, जो भी I के साथ है उसको रेजिस्टेंस मान लेंगे। क्या क्लियर है? सुहाना, महक, मान्या, धर्मवीर, क्या आपको आता है ये? हाँ जी।
और इसमें एक सिमेट्री वाला क्वेश्चन क्लास में कराया था, अगर सिमेट्री हो तो सिमेट्री को यूज करो, नहीं तो बिना सिमेट्री के ही करना आना चाहिए। नेक्स्ट होता है कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। क्या होता है? जो कैपेसिटर होता है वो डायरेक्ट करंट को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? इनफाइनाइट। तो डायरेक्ट करंट कभी भी कैपेसिटर में से नहीं जाता, शुरू में कुछ मिली सेकंड माइक्रो सेकंड के लिए जाता है जितनी देर वो चार्ज होता है, लेकिन एक बार वो चार्ज हो गया तो उसमें से कोई डीसी नहीं जाएगा। तो जहां भी कैपेसिटर लगा होता है उसको सर्किट से हटा देना, उसमें कोई करंट पास नहीं कराना। जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टर दे सकते हैं, वो उस रेजिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है, उसके तार ही बना देना। बहुत बार स्कूल में क्वेश्चन आता है कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर लगा होता है, बच्चे बोतले पड़े होते हैं, उसको तार मान लिया, कुछ नहीं है वो। जब उसमें आए नहीं जाना तो कोई पोटेंशियल भी ड्रॉप नहीं होना, वो किसी काम का नहीं है। क्या बात क्लियर है? अब यहां पे ध्यान दो, तो करंट यहां से निकलेगा, नीचे को मुड़ के इस तरह लैग हो गया। वेट करो सर, दोबारा बोलना। नेट पूरे शहर के स्लो होता था। हाँ बोलो, हेलो हेलो हेलो। सर दोबारा रिपीट करना। दोबारा रिपीट करता हूँ, बाकी जने आ गए वापस। हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है। करंट यहां से निकला, हाँ, इधर से जाएगा, अपनी तरफ से पूरा घुमा चुका है, वो आ गया। क्या वो करंट की डायरेक्शन दिख रही है? इस हाँ, अरे लैग तो पता है, पर आवाज आ रही कि नहीं? नहीं, बीच में नहीं आई अभी। ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਐਰੋ ਮਾਰੇ ਆ, लाल एरो दिख रहे हैं भाई? ये लाल एरो दिख रहे हैं सबको? हाँ जी। तो पढ़ लेना, खत्म कर देना है। क्या आपको लाल एरो दिख रहे हैं? क्या आपको करंट दिख गया फ्लो करता हुआ? इसका मतलब 3 और 6 में सेम करंट फ्लो करेगा, यानी ये दोनों सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 9 ओहम। तो करंट कितना आ जाएगा? हाँ, 18/9 कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा करंट? 2 एम्पियर। भाई बहुत टफ कैलकुलेशन, ध्यान से। 3+6 एक बार नीट में ही गया था, जिसने जवाब दिया भाई सफेद कोट कहते डालो, 2 दिन वेट करो, घर कोरियर आएगा स्टेथोस्कोप। केड़ी कंपनी ਦਾ ਹੁੰਦਾ, बड़ा महंगा ਹੁੰਦਾ, लाइफलाइन होती केड़ी कंपनी ਦਾ, वो भेजेंगे तक ऐसे दूर से दुख सुना देगा। तो कहां से प्रोजेक्ट में जो नहीं ਹੁੰਦਾ हीटिंग सिस्टम ਹੁੰਦਾ है, एक तो सर रीजनल ਹੁੰਦੀ है, जल्दी ਹੁੰਦੀ है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਨ ਆਫ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ गलत जगह ਲੱਗਾ ਹੈ काम जे आपने से देती है। सो इसमें जब 2 एम्पियर करंट जाएगा तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। अरे V इक्वल टू IR। अरे IT वालों, इसमें 12 वोल्ट हो जाएगा। अरे IR से, अरे यार 2 × 6 12 वोल्ट, 2 × 10 6 वोल्ट, टोटल 18 वोल्ट हो तो गया सारा मामला सॉर्ट। तो अगर ये 6 वोल्ट है तो ऊपर वाले को कितना पोटेंशियल मिलेगा? 6 वोल्ट। अरे वो उसी के पैरेलल में तो लगा हुआ है, और ये 6 यहाँ पे लगा हुआ है, इसको कितना पोटेंशियल मिलेगा? 12 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा? CV से 18 माइक्रोकूलम, इसमें कितना आ जाएगा? 72 माइक्रोकूलम। क्या तुम्हें क्लियर है? कैपेसिटर जहां पे कनेक्टेड आपको उसका पोटेंशियल उसको देना है, करंट नहीं देना। क्या क्लियर है? हाँ ना, तो बोलो। लास्ट टॉपिक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है? जब भी आप किसी रेजिस्टर में से करंट पास कराते हो तो वो गर्म हो जाएगा। वो गर्म क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या होती है? फ्रीक्वेंट कोलिजन। जब फ्रीक्वेंटली वो कोलाइड करते हैं विद एटम्स तो अपनी एनर्जी उनको दे देते हैं, जिसकी वजह से वो हीट हो जाता है। इसीलिए था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसने कहा था कि अगर करंट I रेजिस्टर R में से पास करेगा तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो I² RT होती है। क्या होती है? हीट प्रोड्यूस्ड I² RT। तो अगर आपको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना है तो जितनी वो हीट प्रोड्यूस करेगा वही तो बैटरी को देनी पड़ेगी। सो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज I² RT
या आप आई को लिख दें v बाय आर, तो हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर टी, या आप r को डाल दें, क्या डालोगे, v बाय आई, तो हो जाएगा आई वी टी। सो एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी, इवन हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर के लिए 3 आप फॉर्मूले यूज कर सकते हो, और अगर पावर कोई पूछे तो टाइम को काट दो। सो पावर के ये 3 फॉर्मूले होंगे, और मैक्सिमम पावर थ्योरम यहाँ भी सेम होती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल बराबर हो जाता है सो मैक्सिमम पावर रहेगी। सो इसमें हमने क्लास में थोड़े ज्यादा न्यूमेरिकल्स पे मत्था मारा होता है, खड़ तो जाओ। एंड अगर किसी को नोट्स चाहिए, थ्योरी इसमें कंप्लीट है, चैप्टर में ज्यादा थ्योरी नहीं है, तो ये मेरे से प्रिंट ले लेना जब चाहिए। क्या आपको क्लियर है? थ्योरी तो नहीं है, बाकी इसकी एप्लीकेशन में हमने बहुत मत्था मारा था, लेकिन ये मुश्किल नहीं है चैप्टर, बच्चों को आता होता है। इसके पीवाई की खुद मत्था मारे, कल मैं स्ट्रेट लाइन की क्लास लूंगा इस टाइम। थ्योरी है और उसमें बेसिक्स न्यूमेरिकल है जो आने चाहिए।